अरे शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ गर्मा गर्म पका कर लाओ। जी माँ जी, अभी जाकर लाती हूँ। शिल्पा ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद कोकिला अपनी बड़ी बहू निरंजना से कहती है, अरे निरंजना बहू, इस समय तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम तो जानती हो ये दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोकिला ने 1 साल पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की थी, लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू, जो कि बहुत सुंदर और गोरी थी, वो गर्भवती होती है। लेकिन छोटी बहू शिल्पा को प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसके चलते वह गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ ही देर में शिल्पा गर्मा गर्म सूप बनाकर अपनी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। निरंजना सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वह अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे के समय मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो अगर हो तो अच्छा होगा। जो दिखने में गोरे हों तभी बच्चा गोरा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे कमरे में चारों तरफ गोरे बच्चों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप शिल्पा को भी मुझसे थोड़ा दूर रखो तो अच्छा होगा। कहीं शिल्पा के काले रंग का परछावा मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए। ये सुनकर शिल्पा को थोड़ा बुरा लगता है। कोकिला शिल्पा की तरफ देखकर कहती है, शिल्पा कल से तुम निरंजना के आसपास मत जाना। ऐसा कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी शिल्पा मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर कोकिला मिल जाती है और उससे कहती है, अरे बहू मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन तुम तो जानती हो हमारे घर का ये पहला बच्चा होगा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिससे बड़ी बहू को तकलीफ हो। कोई नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर शिल्पा घर के कामों में लग जाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते। एक दिन शिल्पा रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। अरे अरे ये क्या? शिल्पा, शिल्पा उठो, शिल्पा क्या हुआ तुम्हें? शिल्पा को इस हालत में देखकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां शिल्पा का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर विशाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनते ही विशाल बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी शिल्पा के पास पहुंचकर उसे गले से लगाकर कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे ये दिन दिखाई दिया। विशाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को वापस घर लाकर घर के सभी सदस्य को इसके बारे में बताता है तो सभी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ गर्भवती ही तो हुई है, कौन सा तीर मारा है? अब मुझे ही देख लो, मेरा दूसरा महीना चल रहा है। वैसे भी इसका तो हमेशा का ही है, देख लेना, आज तो गर्भवती हो गई, लेकिन कुछ दिन में ही इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर कोकिला वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीतने लगते हैं। बेचारी शिल्पा का पेट कुछ ही दिनों में निरंजना के पेट से भी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, जिसके चलते निरंजना को अजीब सा लगता है और वह अपनी सास से कहती है, जरा मेरी देवरानी का पेट तो देखो माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर ईंट पत्थर भर लिए। अरे दिखा लो डॉक्टर को, ये हकीकत में गर्भवती है भी या नहीं। ये सब विशाल सुन लेता है। जब से शिल्पा के गर्भवती होने का पता चला है, मैं एक बार भी उस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं लेकर गया हूँ। चलो शिल्पा, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। विशाल अपनी पत्नी शिल्पा से बहुत प्यार करता था। उसे शिल्पा के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे शिल्पा का व्यवहार बहुत भाता था। वह शिल्पा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां के पेट का एक्सरा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर विशाल से कहता है, अरे तुम्हारी पत्नी को तो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, आज से तुम्हें उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर विशाल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी शिल्पा को ध्यान पूर्वक वापस घर ले आता है। वह घर के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताता है। माँ, जानती हो आप, शिल्पा को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या तूने कभी उसके बारे में सोचा? शिल्पा को बोल जल्दी से कुछ बनाकर तेरी भाभी को खिला देगी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
कोकिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद विशाल खुद ही रसोई में जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी भाभी के लिए भी खाना बनाता है। उसके बाद वह खाना ले जाकर अपनी भाभी को सबसे पहले देता है और उसे शिल्पा के जुड़वा बच्चे के बारे में बताता है। ये सुनकर निरंजना अंदर ही अंदर जलने लगती है। विशाल उसे खाना देने के बाद अपनी पत्नी शिल्पा को खाना खिलाने पहुंच जाता है। अजी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया होता, मैं खुद ही बना देती। अरे तुम मेरे बच्चों को जन्म देने वाली हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल भी न रखूं? हाँ, ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ निरंजना आ जाती है। अरे देवरानी, तुम यहाँ मेरे देवर से सेवा करवा रही हो? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? कहिए दीदी, आपको क्या चाहिए? मैं अभी दे देती हूँ। अरे बस बस, अब जब मैं उठी हूँ तो मैं ही ले लूंगी। तुम्हें जब फुर्सत मिले तब मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम करवाने हैं। ऐसा कहकर निरंजना वहां से चली जाती, जिसके चलते शिल्पा ये सब सुनकर अपना खाना भी अधूरा छोड़ देती है और निरंजना के काम करने पहुंच जाती है। वहीं निरंजना अपने मन ही मन सोचती है, इसको जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं? इससे अच्छा तो कोई हादसा हो जाए जिसके चलते इसके दोनों बच्चे इसके पेट में ही मर जाएं। निरंजना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने बिस्तर के बराबर वाली टेबल पर केले नजर आते हैं। निरंजना उन केलों को उठाती है और खा लेती है और उसके छिलके अपने कमरे में जगह जगह फेंक देती है। बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने आई थी, लेकिन अब मेरे कपड़े अलमारी में लगाते लगाते इसका पैर इस केले के छिलके पर पड़ेगा और ये फिसल कर गिर जाएगी, जिसके चलते इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। निरंजना ऐसा कहकर खुश हो रही थी, तभी शिल्पा पिलो के कवर लेकर उसके पास आ ही रही थी, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह निरंजना के ऊपर ही उसके पेट पर गिर जाती है, जिससे दोनों को लीवर, पेट और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जिसके बाद घर के सभी सदस्य उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां निरंजना का बच्चा मर जाता है, लेकिन उसकी काली देवरानी के जुड़वा बच्चे सही सलामत होते हैं, जो कि बहुत सुंदर और गोरे होते हैं। बेचारी निरंजना अपनी गलती का पछतावा करते हुए रो रही होती है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने घमंड के चलते अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। ये सब कोकिला सुन लेती है। ये क्या कह रही हो बहू? कौन सी गलती का पछतावा कर रही हो तुम? निरंजना अपनी गलती अपनी सास को बताती है, जिसके चलते कोकिला को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वह भी शिल्पा को उसके रंग की वजह से बहुत बुरा भला कहती थी। तभी वहाँ शिल्पा अपने दोनों जुड़वा बच्चों को गोदी में लेकर आती है और अपना एक बच्चा निरंजना को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा एक बच्चा आप पालो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। अपनी गोदी में बच्चे को देखकर निरंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो शिल्पा, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन उसमें मैं ही गिर गई। जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक बच्चा मेरा। उस दिन के बाद से शिल्पा की घमंडी जेठानी का घमंड हमेशा के लिए चूर हो जाता है और वह अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नरेड़ापुर के छोटे से गांव में कलावती अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। कलावती एक विधवा औरत थी और एक आम के बगीचे में काम करके अपनी बेटी और अपना गुजारा कर रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है, इतनी धूप में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। अरे क्या धीरे धीरे लगे हुए हो, जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। मुंशी के ऐसा कहने के बाद कलावती जल्दी जल्दी काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे शाम के 6 बज गए हैं, चलो बहन चलते हैं और अपनी आज की दिहाड़ी ले लेते हैं। हाँ बहन चलो चलते हैं। देखते ही देखते सभी मजदूरों की लाइन लग जाती है। एक के बाद एक आते जाओ और अपने पैसे लेते जाओ, चलो। सभी मजदूर अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अरे सरोज, आज तो मंगल बाजार है, चलो वहाँ से सब्जी लेकर घर चलते हैं। हाँ बहन, मेरे घर पर भी सब्जी खत्म हो गई है, चलो चलते हैं। कलावती सरोज के साथ सब्जी मंडी में पहुँच जाती है, जहाँ पर सबसे सस्ती से सस्ती सब्जियाँ ढूंढती है और खरीदने के बाद वह अपने घर के लिए निकल पड़ती है। चलो बहन, मेरा घर तो आ गया है, तुम ध्यान से जाना, आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और तो और गांव में लाइट भी नहीं आ रही है, अंधेरे में ध्यान से चलना। सरोज की बात सुनने के बाद कलावती आगे की तरफ बढ़ने लगती है। चलते चलते चारों तरफ से घना अंधेरा और शांति नजर आती है। वह अंदाजा लेकर सीधा सीधा चलती रहती है। अंदर से उसे थोड़ी घबराहट भी होती है। इतना अंधेरा है, यहाँ ठंडक बहुत है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ ताकि मैं अपने घर अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। कलावती जैसे तैसे करके उस जगह से बाहर निकलती है। कुछ दूरी पर जाकर पानी के बड़े से टैंक के पास उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी होती है, जिसके बाहर उसकी बेटी झाड़ू लगा रही होती है।
अरे माँ, आ गई आप? चलो अच्छी बात है। आज तो आप थोड़ी लेट हो गई हो, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, दरअसल आज मैं सब्जी मंडी चली गई थी, घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। चलो अच्छी बात है, आप सब्जियाँ तो ले आई हो, वैसे भी सब्जी खत्म ही हो गई थी। मीना अपनी माँ कलावती के हाथों से थैला पकड़कर अंदर ले जाती है, जिसके बाद कलावती अपने मुंह हाथ धोने लगती है और मीना सब्जियां निकाल कर खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये लो माँ, खाना खा लो। दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर से एक आवाज आती है। अरे कौन रहता है यहाँ? बाहर निकलो जरा। कलावती अपना खाना छोड़कर बाहर निकलती है। हाँ, क्या बात है? आप लोग कौन हो? देखिए, ये जगह सरकारी जगह है, आप यहाँ नहीं रह सकती हो, आपको ये जगह खाली करनी होगी। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, आज तक यहाँ कोई नहीं आया और फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटी और मेरा इस जगह के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। देखो, हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं, हमें ये जगह खाली चाहिए ताकि हम यहाँ इस छोटे पानी के टैंक को बड़ा बना सके। कलावती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ना चाहते हुए भी उसे अगले दिन सुबह अपनी बेटी के साथ वो जगह खाली करके जाना पड़ता है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाना ही होगा बेटी। कलावती और मीना चलते चलते आम के बगीचों के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें खाली टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। लगता है कि इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, चलो हम इसके अंदर चलते हैं और यहीं रह लेंगे। दोनों माँ बेटी अंदर पहुंच जाती हैं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले ले, क्यों मुझे दुख दे रहा है? माँ जी, आपको क्या हुआ है और आप इस तरह भगवान को याद क्यों कर रही हो? चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? खैर, जो भी कोई हो, मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी वार्तालाप है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो आप? बताओ। ये जो आम का बगीचा है, ये कोई मामूली बगीचा नहीं है, ये एक जादुई बगीचा है। क्या कहा? जादुई बगीचा है? मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरा पुश्तैनी बगीचा है। इस बगीचे में सदाबहार आम लगे रहते हैं। इसकी मालकिन तुम हो, इसकी अच्छे से देखभाल करना। इतना कहने के बाद वैजंती अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद कलावती उसका अंतिम संस्कार करती है। जिसके बाद कलावती आम के बगीचे में जाती है और बगीचे में लगे आमों को देखकर सोचती है, इतने सारे रसीले आम हैं यहाँ, लेकिन वो बूढ़ी औरत, उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में क्या कोई नहीं था? खैर छोड़ो, एक काम करती हूँ, कुछ आम तोड़ लेती हूँ और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। कलावती एक टोकरी में आम तोड़ती है। जैसे ही वह पहला आम तोड़ती है, वहाँ उसी के जैसा एक आम उग जाता है। ये क्या? यहाँ पर तो आम तोड़ते ही आम लग गया। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी, ये कोई मामूली बगीचा नहीं, एक जादुई बगीचा है। तभी मीना भागते हुए कलावती के पास आती है और उससे कहती है, माँ, आपको पता है ये बगीचा सचमुच में जादुई बगीचा है। वो औरत सच ही बोल रही थी। यहाँ तो मर्जी आम तोड़ लो, वो अपने आप वैसे ही अचानक से उग जाता है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर मीना भी एक आम तोड़ती है, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से एक आम अपने आप उग जाता है। बेटी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी ये करिश्मा अपनी आंखों से खुद देखा है। ये समझो, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। लगता है हमारी किस्मत ही बदल गई। कलावती और उसकी बेटी मीना दोनों ही कई सारी टोकरियों में आम भरकर बाजार में बेच देती हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। देखते ही देखते वो आम बेचकर अपना खुद का एक घर खरीद लेती हैं और ये सब एक दिन मुंशी देख लेता है। अरे बाबा, क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये सड़क छाप गरीब इतनी अमीर कहाँ से हो गई? इसके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया? मुंशी इस बात को गांव में और भी आदमियों में फैला देता है, जिसके बाद सभी हैरान रह जाते हैं। अरे लगता है इसने कोई चोरी और डकैती की है, लेकिन इस छोटे से बगीचे से ये इतना पैसा कैसे कमा सकती है? आज इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। मेरा इस पूरे गांव में सबसे बड़ा आम का बगीचा है। इतना पैसा तो मैं भी नहीं कमा रहा जितना ये छोटे से बगीचे से कमा रही है। रात होते ही इसके आम के बगीचे का राज ढूंढने चलेंगे।
रात के समय मुंशी गांव के कुछ आदमियों के साथ कलावती के बगीचे में घुस आता है। कितने रसीले आम हैं, इन्हें देखकर तो खाने का मन कर रहा है। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा, एक तोड़ ही लेता हूँ। मुंशी जैसे ही एक आम तोड़ता है, उस आम की जगह पर दूसरा आम उग जाता है। अरे वाह, देखो तो सही, ये तो जादुई आम का बगीचा है। इन पेड़ों के ऊपर कोई भी आम तोड़ो तो अपने आप उसी जगह दूसरा आम उग जाता है। चलो भाइयों, एक काम करते हैं, इन पेड़ों को ही काट कर ले जाते हैं। एक एक हम सभी लगा लेंगे अपने अपने घर के बाहर। वो सभी आदमी आरी लेकर पेड़ों को काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम जैसे लालचियों से मैंने इस आम के बगीचे को कितना बचाया, लेकिन तुम किसी गरीब का भला नहीं होने दोगे। अभी तुम्हें मैं सबक सिखाती हूँ। वो औरत अपनी शक्तियों से उन्हें आसमान में उड़ाकर जमीन पर पटकती है, जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी बूढ़ी औरत की आत्मा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। आज के बाद हम इस जादुई आम के बगीचे में कभी नहीं आएंगे और ना ही कभी लालच करेंगे। हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। बूढ़ी औरत की आत्मा उन्हें जाने देती है। उस दिन के बाद से उस जादुई आम के बगीचे की देखरेख कलावती और उसकी बेटी मीना के हाथों में ही होती है और वो अब उस आम के बगीचे के चलते खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं।